नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर दिया, यह खबर है, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो भी हो, आम आदमी की जिंदगी पर उसका इम्पैक्ट हो नहीं हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड हो या नहीं हो, या हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर बन गई, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क की क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर हो जाएगी, हमारे मुल्क का इंटरनेशनल इमेज भी सही जाएगा, हमारी हुकूमत का पब्लिक इमेज भी जो है वो भी इंप्रूव होगा। तो भाई अच्छी चीज को अच्छी चीज के तौर पर पेश करें, विदाउट बायस एंड प्रेजुडिस। अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो लेट्स अप्रिशिएट इट। देखो, इसहाक डार साहब के दौर में भी हम इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करते थे, तो आज की तारीख में भी हमें फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेट्स कॉल ए स्पेड अ स्पेड। ये इनजस्टिस होगी कि हम ये कह दें कि जनाब इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है फला इंप्रूव नहीं हुए, मूडीज की इंप्रूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ फर्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान का जब इंटरनेशनल इमेज इंप्रूव होगा, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी उनका भी इमेज इंप्रूव होगा। और अगर हमारी मनफी से मस्बत ना सही लेकिन एक न्यूट्रल रेटिंग भी आ जाती है तो ये भी एक अच्छी चीज है। स्टेबल रेटिंग आ जाती है तो भी अच्छी चीज है। इसके बुनियादी जो जिसे आप इंटरप्रिटेशन समझ लें वो ये है कि रिलेटिवली इस्तेहकाम आ गया है, हालात उतने बुरे नहीं है जितने पहले थे। और देखो, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह होती है कि चंद अशारिये लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन उन अशारियों का मकसद यह होता है कि क्या पाकिस्तान की जो बुनियादी दुनिया भर के अंदर क्रेडिट वर्दीनेस यानी कर्ज लेकर लौटाने की पोजीशन है वो इंप्रूव हुई, क्या पाकिस्तान का ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो जो है वो इंप्रूव हुआ। ये कुछ आम सवालात होते हैं। यह मूडीज का जाहिर बात है, हर एक के अपने अपने पैमाने होते हैं। आप चाहो तो इंटरनेट के ऊपर जाकर वजाहत से चेक कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू हैं जनाब जुबैर साहब, जो कि साबिक सदर FPCCI रहे। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। बात यह है कि जब कोई अच्छी चीज हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त होगा, हम कुछ चीजें हाईलाइट भी कर देंगे जहां वीकनेसेस हैं, लेकिन इसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मुफस्सिल बताएं कि इससे आपको क्या महसूस होता है, पाकिस्तान को फवायद हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूडीज ने जो आज पाकिस्तान के आउटलुक के बारे में अनाउंस किया, ये एक बहुत अच्छी खबर है। वो महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी इंटरनल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो स्टेबलाइजेशन की तरफ, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही हैं जी। इसी वजह से उन्होंने हमारी जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है जी। और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे, एक तो ये कि मुल्क का इमेज बेहतर होगा इंटरनेशनली। नंबर 2 ये कि जैसे हम बैंकिंग करते हैं, LCs खोलते हैं, उसकी कंफर्मेशन में जो है और बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अगर आप बाज दिनों में जब हम LC कंफर्मेशन के लिए जाते हैं, अक्सर जो हमारे सप्लाइंग कंट्रीज हैं वो कहते हैं जी आप LC कंफर्म करवा के दें। जब हम कंफर्मेशन के लिए जाते हैं तो थर्ड जो कंट्री होता है वो उसकी कंफर्मेशन के चार्जेस होते हैं जो रेट करते हैं 1 से लेके 2.5-3% तक। बाज़ मुल्कों में 1% होता है, बाज़ में 2% होता है। तो वो जैसे हमारी जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके हिसाब से कंफर्मेशन चार्जेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है इसके साथ ये है कि LC कंफर्मेशन में फॉरेन बैंक्स को आसानी होगी। वो इसको एक पॉजिटिव साइन लेंगे और बाज़ जगह UAE तक तो हमारी LC कंफर्मेशन आसानी से हो जाती है, लंदन में भी हो जाती है, लेकिन बाज़ मुल्क हैं वहाँ पे कंफर्मेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये एक बेहतरी की तरफ है। और इसमें मैं कहूँगा कि ओवरऑल भी आपकी इकॉनमी जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, सूरत हाल बेहतर हो रही है। अगरचे बाज़ जगह चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है इकॉनमी की वो बेहतरी की तरफ ऑन दिस स्पेसिफिक फ्रंट जो है मामला बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। जहां कमजोरियां कोताहियां हो उसकी निशानदेही करनी चाहिए, बेहतरी के लिए सही एडवाइस देनी चाहिए। अब बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ रीशफलिंग गोइंग ऑन। जी जी। इट इज एम ये है कि इट इज फॉर द इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक, चाहे कोर इकोनॉमिक टीम ना भी चेंज हो रही हो, लेकिन इकोनॉमिक टीम के और भी लोग होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होते हैं। आप पता होगा इस्लामाबाद में तो समुंदर है, सही बात, लोगों का समुंदर है, अपॉइंटीज का, ब्यूरोक्रेट्स का, कमिटीज का। तो मेरे ख्याल से उनको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो
ब्यूरोक्रेट्स को काफी रीशफल कर रही है। खास तौर पे आप पंजाब में देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लाहौर तशरीफ लेके गए और वहां जाके उन्होंने जो है बहुत बड़ी मैसिव रीशफलिंग, हाँ रीशफलिंग की। और वहां पे मैं समझता हूँ पंजाब में तो कंटिन्यूस ये प्रोसेस चल रहा है। आज आईजी आ रहा है आज, और 3 महीने बाद आईजी जा रहा है। कोई किसी आईजी ने गालिबन 6 महीने पूरे नहीं किए, चंद महीनों में वो तब्दील होते रहते हैं। बहरहाल ये हुकूमत का जो है राइट है, वो जब चाहे जिस ब्यूरोक्रेट को चाहे उसको तब्दील कर सकता है। उन्होंने जो है चीज़ों को, मसाइल को हल करना है तो जिसको अच्छा समझते हैं उसको करें, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्रेटरीज जो हैं जो ग्रेड 22 में गए हैं उनको भी काफ़ी उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बुलाया और उनको मुबारकबाद भी दी, और साथ में ये भी कहा कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आप हुकूमत के जो पॉलिसीज है उसको साथ लेके चलें। तो वो हुकूमत का इख्तियार है, जिस सेक्रेटरी को जहाँ चाहे लगाए। ये सब जो ग्रेड 22 के ऑफिसर्स होते हैं सब तकरीबन 30 साल से ज़्यादा सर्विस होती है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आप जाहिर बात है मुशर्रफ के दौर में आपने देखा होगा काफ़ी सर्विस रूल्स में तब्दीली लाए थे। सबसे पहले तो कारकर्दगी के साथ इसको जोड़ दिया था। ब्यूरोक्रेट्स को क्योंकि कभी निकाला नहीं जा सकता, इसलिए एक बहुत बड़ा मसला था। लोग कारकर्दगी ना भी दिखाएं तो उनको ये पता था हमारी जॉब सिक्योर है। मुशर्रफ साहब भी बैठ के देख रहे होंगे, मेरे अलावा उनका कोई ज्यादा जिक्र ही नहीं करता। उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। नहीं, वो टीवी आज अखबार में ये आज सदर लगाओ ठीक नहीं हो जाए मैं बताऊंगा। नहीं, उनको आज कहा, कल टीवी में बताया गया था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अच्छा, कल चले फिर वहां देखते रहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली उन्होंने जो सर्विस रूल्स के अंदर कुछ तब्दीलियां की थी, आप पता होगा, सेहतियाब हो। एनआरबी के चेयरमैन की भी तबीयत इस वक्त खराब है जो उस वक्त थे, जनरल साहब, अगर आप जी हाँ जी, तो वो लेट्स होप ही गेट्स बेटर सून। वो भी अच्छे आदमी थे, मतलब कहा है इनके दोस्त भी, काफी दोस्त, करीबी दोस्त थे, लेकिन स्ट्रेट टाइप बंदा, अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी। तो लेकिन वो चीजें तो हुई नहीं। सही। तो वो मेन एम ये है कि सर अभी थोड़े सर्विस रूल्स के अंदर तब्दीली करनी चाहिए। अगर इनको ब्यूरोक्रेट से शिकायत है तो जैसे आप प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, आपको पता है थोड़ा सा लोगों को खींच के रखना पड़ता है। परफॉर्मेंस को हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, परफॉर्मेंस को रिजल्ट्स के साथ टाई और रिवॉर्ड्स के साथ टाई करना पड़ता है। सर क्या कहते हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी ये शर्त लागू की जाए? मैं आपसे अर्ज करूं कि ब्यूरोक्रेट जो है ना इस वक्त वो खौफ और हिरास का शिकार है। वो कहते हैं कि उनके ऊपर नैब का जो है वो तलवार लटक रही होती है, लिहाजा वो कोई फैसला ही नहीं करते। उनके पास जो फाइल आती है उसको रख देते हैं और कहते हैं फैसला करें तो मुसीबत, ना करें तो कोई मामला बुरा नहीं है। तो इसलिए नैब, अब आज से 2 दिन पहले जो है सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसको किस तरह से नैब के मामलात से, उसमें से खौफ से निकाला जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जी इनको 90 दिन का रिमांड की बजाय 15 दिन का रिमांड किया जाए। और देखिए अभी इस वक्त जो भी सूरत हाल है ना, उसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट ना करने की वजह यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुलकर काम नहीं कर रही। वो हर वक्त डरती रहती है, जी मैंने ये कर दिया तो क्या। नैब के पास लामहदूद अख्तियार आते हैं, जिसको चाहे जब चाहे बंद कर दें और फिर बाद में तहकीकात करें कि इसने क्या किया, इसने सही किया या गलत किया। तहकीकात में साबित न हुआ तो छोड़ दिया, वो बेचारा 6 महीने जेल के अंदर सड़ता रहा। तो ये तो आप नैब, अब बेसिकली नैब की बात तो नहीं करता, लेकिन अब एहतसाब का अमल क्या रहा, वो तो चले गए। नवाज शरीफ साहब तो खैर आफियत से एवन फील्ड ही गए, जाते हुए ये भी क्या कर गए, देखिए कहा कुछ नहीं, इशारा कर दिया। मैं आपसे, जरदारी साहब की तबीयत खराब है, ये भी जानने वाले हैं। बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल चीजें हैं तो मैं इस पे नहीं कहूंगा। नहीं, एहतसाब का जो अमल है वो जरूर होना उसका चाहिए। महवर तो वो था ना। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कौमी खजाना जो है उसमें लूटमार नहीं होनी चाहिए। रन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा गैर सियासी बनाए, लेकिन महवर तो एहतसाब का नवाज शरीफ साहब ही थे ना। तो वो तो बैठे हेवन फील्ड अपार्टमेंट में प्रोग्राम देख रहे हैं। सर हेलो, हाउ आर यू, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने खुद पे ये लागू किया कि भाई एक दिन जो है वो मैं क्रिटिसिज्म करूंगा खुल के, तनकीद करूंगा खुल के। एक दिन जो है वो फिर बताएंगे भाई अच्छाइयां भी हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि बम्बारी बंदा शुरू कर दे, हुकूमत गलत खराब, ये वो भी करेंगे किसी किसी दिन, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि ये बैलेंस्ड हो, अच्छी चीज को अच्छा कह दें और अगर कोई
खामी खराबी हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें। जुबैर तुफैल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम मौजूद डिस्कस हो रहा था कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स की फिर हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करें तो कैसे करें, क्योंकि एक कहावत है कि ब्यूरोक्रेट्स आर सच मिसाइल्स, दे डोंट एक्सप्लोड एंड यू कैंट फायर देम। करेक्ट। तो अब क्या करें भाई, इनके साथ अब क्या गुजारा? मैं समझता हूँ जो हुकूमत ने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी बनाई है, तो जो उन्होंने रिकमेंड किया है वो मुनासिब है। इनके साथ जो है आप ज़रूर तहकीकात करें जो भी है, लेकिन कोई उसके डेज उनके दिन होने चाहिए। कितने दिन? 15 दिन, 30 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आपने मालूमात करनी है नैब उनसे 30 दिन में ले सकती है मालूमात करके, उसको जो है अगर तो केस बनता है, केस बना नहीं है तो उनको छोड़ें, उनको रिहा करें। अगर जब तक आप उनको खौफ में चलाएंगे ये लोग कभी काम नहीं करेंगे। अच्छा, क्या हम ऐसी कंपल्शंस डाल सकते हैं कि जैसे कुछ ममालिक के अंदर था, महातिर मोहम्मद साहब ने भी एक दफा अपने लेक्चर में बताया था कि मैंने कंपल्शन ये डाल दी कि अप्रूवल के लिए फाइल आए तो इतने दिनों के अंदर वो पास हो जाए, अगर वो नहीं होगी तो फिर मैं जाके चेक करूंगा कि क्यों नहीं हो रही। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ब्यूरोक्रेट के पास कोई भी फाइल आती है वो विद इन 72 आवर्स आउट होनी चाहिए, बल्कि मैं तो उससे ज्यादा बेहतर कहूंगा 48 आवर्स। ये कैबिनेट सेक्रेटरी अगर सुन रहे हो तो भाई ये नोट करें, ये चीज आप बड़ी जरूरी है। उनके पास जो भी फाइल आती है उसके ऊपर फैसला लिख दें, यस इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, जो भी है वो उस पर लिखें। डोंट लेट इट हैंग इन फायर। पता ही नहीं, फेट ही नहीं पता। 72 आवर्स से बियॉन्ड तो होना नहीं चाहिए। फिर जो फाइल किसी के पास 72 आवर्स रहे फिर उसकी जो है उसको बुलाया जाए और पूछा जाए भी क्या वजह है। उसके ऊपर कंपलसरी हो कि वो 72 आवर्स इन 3 वर्किंग डेज उसको आउट करे। वो पॉसिबल है तो यस कर दे, नहीं पॉसिबल है नो कर दे, जो भी है। तो इस तरह से जो है इसमें फैसला होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि फाइल आती है आप लेके बैठ जाएं, कोई चाहे उनकी मिनिस्ट्री की फाइल है या बिजनेसमैन की फाइल है, आप उसको घुमा रहे हैं, आओ जाओ कल करो ये करो परसों करो। एक तो ये कि उससे ऐसा तासुर जाता है कि शायद आप एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं या डिले क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन इन चीजों से बहुत परेशान होता है। आपने जो करना है आप करिए, और अगर वो काम हो सकता है करें, ठीक है, नहीं होगा तो आगे जाएं। आपकी इसी वजह आजकल जो है तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई है। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम ले, बिजनेसमैन का एतमाद बहाल करे कि लोग पैसे इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्ट करें। उसके 2 फायदे हैं, एक तो ये कि रोजगार पैदा होगा, जॉब क्रिएशन होगी। दूसरा ये है कि जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो आपको सेल्स टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। तो आप बिजनेसमैन के लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि बिजनेसमैन जो है पूरी अपने खुशदिली के साथ पैसे जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप रोज़गार पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इनको रोज़गार नहीं देंगे तो थोड़े दिन के बाद यही लोग जो है वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ चले जाएंगे। ये लोग आपने भी सुना है ना कि बढ़ रहा है स्ट्रीट क्राइम। मुझे अभी कोई बता रहा था, कह रहा था ये छिनताइयाँ बढ़ रही हैं, स्नैचिंग बढ़ रही है, खुदा न खास्ता पेटी क्राइम्स और इंडस्ट्रियल क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। ऐसी बात है, देखिए ओवरऑल जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो बेहतर है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम ऐसा है उस जो क्राइम करके आदमी गलियों में भाग जाता है। अच्छा, रिप्रेजेंट क्या करता है ये स्ट्रीट क्राइम, बढ़ता स्ट्रीट क्राइम क्या? मेरा ख्याल है कि ये जॉबलेसनेस की वजह से, अगर किसी को 20-1 हज़ार रुपए की भी रोजगार मिल रहा हो तो वो इस तरफ नहीं जाएगा। वो उसके लिए आसान होता है एक छोटा सा पिस्टल या कोई भी हथियार साथ रख के आदमी को रोके, वो दिखा के उससे मोबाइल छीन ले या उसकी जेब में जो पैसे हैं वो छीन ले। तो अगरचे गवर्नमेंट, पुलिस, रेंजर सब कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी स्ट्रीट क्राइम जो है ना कराची में जो है फिर से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और ज़रूरत है कि इसको यहीं पे दबाया जाए, इसको यहीं पे रोका जाए, ख़त्म किया जाए। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करना चाहता हूँ। सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बहुत प्रोग्राम किए माजी में भी। हमारे एक मेजर चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। मैं आपको एक वन लाइनर ओपिनियन ये देता हूं कि मैंने कोई मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में नहीं देखा। आई डोंट नो वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, लेकिन आप जितने देख लें, हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, स्टील मिल, ये वो, दे हैव ऑल बिकम ऑब्सोलीट। The country needs to, either through the private sector or maybe through some public-private partnership, launch some big industrial project or program. उसका क्या बना? उसमें ऐसा है, आप सही फरमा रहे हैं कि आखिरी 10 सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया ही नहीं।
और जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, वो कोई भी नहीं आया। हमारे स्टील की, हमारे पास इतनी शॉर्टेज है, कोई स्टील मिल ना, स्टील मिल रिवाइव हो रही है। अगर हुकूमत चाहे, इस हुकूमत के पास जो है पूरा मैंडेट भी है और टाइम भी पड़ा हुआ है। अगर ये आज किसी चाइनीज या रशियन कंपनी से बातचीत करें, उनको लेकर आए, क्योंकि इन दोनों, या तो रशियन वो रिवाइव कर सकते हैं जिन्होंने ये स्टील मिल लगाई थी, या चाइनीज कर सकते हैं। चाइनीज को भी बहुत अच्छा तजुर्बा है स्टील इंडस्ट्री का। वो जो कर्नल साहब हुआ करते थे ना एक जमाने में पाकिस्तान स्टील में, जनरल कयूम साहब, जनरल कयूम से पहले भी थे, जनरल कयूम साहब भी गए थे, हाँ कर्नल अफजल साहब, हाँ जी, उन्होंने शायद विजिट किया था, कुछ कोशिश वो चाह रहे थे कि ऑब्सोलेंस से बाहर निकले। जनरल कयूम साहब भी जो है ना, वो भी स्टील में रहे, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा सेनेटर हैं अब और मेहनती आदमी था, डांगरी पहन के हर वक्त काम में लगा रहता। तो अभी देखें, अगर हुकूमत चाहे ना, कम से कम स्टील मिल को जो है रिवाइव करें। आप 50 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं स्टील मिल के एम्प्लॉइज को, और बगैर किसी काम के दे रहे हैं। क्यों ना उस स्टील मिल को रिवाइव कराया जाए और उन लोगों से काम लिया जाए। जब आप काम लेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे, अलावा इसके कि उस स्टील मिल को रिवाइव करने में जो पैसे चाहिए, वो इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप किसी फॉरेनर को, स्पेशली चाइनीज लोग जो हैं, वो चाइनीज कंपनीज जो हैं, वो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझती हैं, आप उनको लाएं, उनसे कहें कि चलिए आप इसको जो है लीज बेस पे ले लें। चलें, अगर ये इस बात पे इत्तेफाक नहीं होता कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, आप चाइनीज कंपनी को लीज पर दे दें। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ना, सारा इशू लैंड पे आ रहा है। ये हमारे वाले जो हैं कभी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे, ये लैंड 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 के पीछे पड़े हुए। क्या करें? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फिर बात घूम फिर के पता नहीं क्यों मेरे एक पसंदीदा मौजू पाकिस्तान स्टील के ऊपर आ गई है। इसके बाद PIA पर भी बात करूंगा अगर वक्त मिला तो। लेकिन बात यह कि ज़ुबैर तुफैल साहब, ये पाकिस्तान स्टील का आप जिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं चाइना अगर आकर इसे अडॉप्ट कर ले तो ख्वाहिशात तो हमारी बहुत सारी, लेकिन लैंड पे ये जो मसला खड़ा कर देते हैं ना, ये लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। आप लीज की बात कर रहे थे, लीज तो ऑपरेशनल ज्यादा उसका फोकस होता है, उसके बारे में सोच लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, आप सिर्फ स्टील मिल जो है वो लीज पे दें, लैंड लीज पे देने की जरूरत नहीं है। लैंड को जो है महफूज रखें, लैंड का जो भी राइटफुल ओनर है उसको उसके पास रहने दें। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप स्टील मिल बेच रहे हैं तो ये लैंड हमें वापस करें। तो मेरा अपना सोच ये है कि जो भी इसका राइटफुल ओनर है, आप जिसको स्टील मिल दें उससे इतनी बात करें कि भाई इस स्टील मिल को रिवाइव करें, इसको चलाएं और जो है उसके साथ आगे बढ़ा जाए। और मेरी ये सोच है कि चाइनीज कंपनीज जो हैं उनको इसमें बहुत तजर्बा है और उनको पाकिस्तान का भी तजर्बा है, तो ये आके कर सकते हैं। हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन कमीशन को चाहिए, वर्टिकल लगाएंगे हम, जो भी स्पेस कम लेंगे, हाँ जी, काम ज्यादा करके देंगे। मैं अर्ज करूं, चाइना में तो 5-5 मिलियन टन की एक स्टील मिल है। मैं रिसेंटली मैं किसी जगह चाइना में गया था, तो वहां पे एक बिल्कुल छोटा सा शहर गुमनाम सा, उस गुमनाम शहर के अंदर भी जो है फाइचेंग उसका नाम था, तो फाइचेंग सिटी के अंदर 5 मिलियन टन की स्टील मिल लगी हुई। और उसका जो चेयरमैन था उससे भी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया। तो मुश्किल से 50 या उससे भी कम साल उम्र का आदमी चेयरमैन था और कह रहा जी ये 5 मिलियन टन की प्रोडक्शन इधर है, 2 मिलियन टन की उरुमची में वहाँ पे है। तो एक कंपनी जो है वो इस तरह से चला रही है, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। इतने पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं होते। वो PC होटल के सामने एक होटल की स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो रेलवे की जमीन पे आज से 40 साल पहले से हल ही नहीं हुआ। वो आप भी अपने लड़कपन के दिन से देखते हुए आ रहे हैं, हम भी अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल वो वैसा खड़ा हुआ है। खंडर स्टील मिल जो है वो इसी तरह से बंद पड़ी हुई है। अगर और उसी दौर की, यकीन करें, PIA में उसी दौर की एरोस्टेसिस भी हैं। जी जी, बंदा पानी मांगते हुए घबराता है, बोले बंदा मतलब ऐसे फुफ्फो और खाला जैसी उम्र की खवातीन होती हैं, बंदा PIA की एयर होस्टेस को पहले कहने लगता है फुफ्फो पानी ला दो, फिर कहते छोड़ो कूलर बता दो कहाँ, खुद डाल ले। मतलब ऐसी हालत हुई है। आपसे अच्छा अर्ज करूं, देखिए स्टील मिल जो है ना, स्टील मिल के बारे में इस हुकूमत को जो है इनके बासलाहियत भी हैं और कहते हैं कि हम फैसले करेंगे, तो कम से कम स्टील मिल जो है इसके बारे में इनको फैसला कर लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ एज अ पर्सन मैं कहूँगा प्राइवेट कर दे, प्राइवेटाइज, लेकिन क्योंकि हुकूमत और सियासी पार्टियां जो हैं वो इस पे ये मामला पॉलिटिकल बन जाता है, तो इस पॉलिटिक्स में ना जाएं।
आप इस स्टील मिल को किसी फॉरेन कंपनी को लीज पे दे दें, 10 साल 20 साल की लीज पे दे दें, वो खुद ही इसको बेहतर करे, खुद ही चलाए, हुकूमत की जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। और लेकिन के इलेक्ट्रिक के एक्सपीरियंस के बाद कर लेना चाहिए, मतलब आई थिंक देखें थोड़ा सा बेहतर ही हुआ मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिक से देखें आज बिजली भी मिल रही है, कराची में कोई लोड शेडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इस बारे में मैं हुकूमत से कहूंगा, जो भी इसके मुतल्लिका वजीर हैं वो इस बारे में फैसला करें। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब है मेरे ख्याल से, प्रोडक्शन उनके पास है शायद, मेरा ख्याल है। प्रोडक्शन तो उनके पास है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर कौन है ये देखना होगा। प्राइवेटाइजेशन के वही पहले वाले जो उनको वफाकी वजीर बना दिए, पहले वो सदर भी रहे मुल्क के, अच्छा, चेयरमैन सेनेट भी रहे, समझ वजीर आजम भी रहे साहब, गवर्नर सिंध भी रहे। सुमरो साहब का जिक्र मैं हमारे बड़े मोहसिन हैं, हमारे भी मोहसिन हैं, हमसे वो क्या कहना चाहिए, वो एहसान है उनके, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हैं, लेकिन उनको भी वो वहाँ बैठ के भी ना इस पे फैसला नहीं कर पा रहे। और इसमें तो जो है ना थोड़ा सा आदमी को हिम्मत से फैसला करना चाहिए। और आपको बेच थोड़ी रहे हैं, किसी को जो कंपनी कहती है कि जी मैं इस पे लीज पे चला के आपको भी इतने पैसे दूंगा, और जो जॉब कर रहे हैं उनका जॉब भी चलता है। लेट मी टेल यू समथिंग, ही इज अ फाइनेंस गाय, यू नो। जी हाँ, बैंकिंग he was brought here because he was here as you can say he was the governor of Sindh, but he was de facto finance minister। फाइनेंस का बड़ा एक्सपीरियंस है, बैंकिंग सेक्टर से भी उनका ताल्लुक है, फाइनेंस को बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। मैं आपको बताऊं, ये अपना हमारा जो बैंक है नेशनल बैंक, इसके सदर भी रहे, इसके सदर भी रहे। तो मैं तो इस टीवी के प्रोग्राम के जरिए सुन रहे होंगे प्रोग्राम, सुमरो साहब से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी स्टील मिल के बारे में कोई फैसला करें, उसको आप किसी भी सूरत में चलाने की सूरत में लेकर आएं। अगर आप ये स्टील मिल किसी भी फॉरेन कंपनी को देते हैं और वो इसको प्रोडक्शन करती है, तो आपका कम से कम 1.2-1.5 मिलियन टन की स्टील की प्रोडक्शन आएगी और वही आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को उन्हें चाहिए कि इसको गौर से देखें। अगर आप स्टील मिल को चलाते हैं, आपके 600-700 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट कम हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पोर्ट कासिम कायम किया, उसको इंडस्ट्रियल क्या वो वर्क हॉर्स बनाना था। भुट्टो साहब ने तो सोचा था कि राइन रिवर कितना होगा, आप तो वहाँ गए भी हुए। तो मेन इशू ये है कि वो इंडस्ट्रियल कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स वगैरह बनना था वहाँ, तो पोर्ट कासिम के ऊपर शुरू में तो स्टॉक एक्सचेंज बन गया था वो प्लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी का। अब कहाँ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? आजकल नहीं हो रहा, पहले नहीं होना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी नहीं है ना। मैं आपसे अर्ज करूँ, अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, लेकिन आजकल क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री भी पोर्ट कासिम में है, आजकल वहाँ जमीनों का प्लॉट का कारोबार नहीं हो रहा। कहाँ पोर्ट कासिम ने कवानीन इतने सख्त कर दिए हैं, अगर आपने जमीन ली है तो जमीन पे कोई इंडस्ट्री लगाएं आप बेचने के लिए, वरना NUF इतना ज्यादा है, वो 1 लाख रुपए एकड़ से शुरू होता है पहले साल, दूसरे साल 2 लाख रुपए एकड़ हो जाता है, तीसरे साल 4 लाख रुपए एकड़ हो जाता है। तो वो इसलिए इतना महंगा हो जाता है कि कोई आदमी अब उसको फाइल बेचने के चक्कर में नहीं ले सकता। और लेकिन अभी भी स्टील मिल में इतनी गुंजाइश है, क्योंकि स्टील मिल कराची का सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे नई फैक्ट्री लग सकती है। क्योंकि लोगों ने सोचा था इसके साथ फोर्जेस लगेंगी, फिर उसके साथ और काम होगा, मैकेनिकल का काम होगा, ये तो उठा नहीं। हाँ, उठा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है वहां पर, बड़े बड़े लेकिन वहाँ पे टोयोटा है, सुजुकी है, ये सारी वहाँ पोर्ट कासिम में है जी, वो बस ट्रक वाली भी है जी। उसके अलावा और भी नई कंपनीज भी आ रही हैं। तो इसलिए ये कराची में और जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे कुरंगी है, यहाँ साइट है, यहाँ पे जमीनों की कीमतें बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी, इतनी महंगी होगी कि इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। जहाँ आप कहें कि बात करें 20-25 करोड़ रुपए की एकड़ जमीन हो, और अगर 10 एकड़ चाहिए तो पता चला कि 2.5 अरब की जमीन हो गई, तो वो इंडस्ट्री नहीं लग सकती। ये इंडस्ट्री अगर कराची के पास कहीं लग सकती है तो सिर्फ पोर्ट कासिम में लगती है, जहाँ आज भी जमीन की कीमतें निस्बतन कम अच्छा, आपके तवज्जो से एक गुजारिश पीर बाबा से कर देता हूँ। पीर बाबा से भी मैं गुजारिश करता हूँ, भाई आप हाउसिंग स्कीमें तो बड़ी प्यारी बनाते हैं सर, एक आप इंडस्ट्रियल जोन भी बना दें पाकिस्तान के अंदर। लोगों की आप बड़ी दुआएं लेते हैं, आप लंगर भी बनाते हैं, बूढ़े लोगों के लिए घर भी बनाते हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दें इसी तर्ज पर जैसे आपने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। नहीं, बहुत बहुत फायदा भी होगा। अगर मुनाफा ना हो तो मुझे पूछेगा। सही कह रहे हैं। नहीं, ही विल बेनिफिट फ्रॉम इट। देखिए, इंडस्ट्रियल जोन की जब बात कर रहे हैं ना, पोर्ट कासिम में आसानी से बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, और इसके बाद नेशनल हाईवे पे जो इलाका है वहाँ पे भी बन सकता है। वहाँ पर तो पहुंच गए ना, वो वहाँ पे पहुंच गए हैं वो। मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस वक्त जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है दाबेजी पे।
जहां वो चाइनीज के साथ जी 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 चाइनीज के साथ मिलके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसको उस इलाकों की जो इलाके की निशानदेही हो गई है, 2000 एकड़ जगह सिंध गवर्नमेंट दे रही है। सर आप देखो ना जुल्फिकाराबाद का क्या बना, कुछ भी नहीं हुआ। इतने प्रोमिनेंट आदमी को उसका सरबराह बनाया, फिर भी जुल्फिकार। उसके बावजूद देखिए, मैं आपसे कहूं कि कोशिश जारी रखनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 5 साल में या 7 साल 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसका मतलब नहीं है कि आप कहें कि आगे कुछ ना करें। ठीक है, जो पीछे माजी में जो भी कुछ हुआ, आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता बनाना होगा। केपीके के अंदर वो नौशेरा एक ब्यूरोक्रेट थे लीडिंग, उन्होंने बताया था कितना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है। रशिया कहीं पे उन्होंने जो बना रहे हैं वो चाइना की मदद से और गालिबन चंद महीनों में तैयार हो जाएगा। चलो ये दैट्स अ गुड थिंग। सबसे पहला इकोनॉमिक जोन जो है अंडर सी पैक वो केपीके में बन रहा है। चलो दैट्स गुड, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी और काफी वो काफी काम हो गया। काफी काम चलो दैट्स अ ब्लेसिंग अगर वो कर दिया उन्होंने। जो मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पहले उसका प्लान था दिसंबर 19 में, लेकिन दिसंबर में नहीं, लेकिन आइंदा 3-4 माह में वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। चलो भाई उनको मुबारक हो, क्योंकि देखिए वेल विशर बहुत हैं इस मुल्क के। मैं आपको सच बताऊं, जो आइडियाज वगैरह उसमें ऐसा है कि केपीके की गवर्नमेंट का भी हाथ है, उन्होंने भी इसमें काफी कोशिश की है। वो जिसको भी मुकर्रर किया, कोई भी आदमी हो, वैसे लोग आप यहाँ भी मुकर्रर कर सकते हैं सिंध में, जिसको भी उन्होंने जिम्मेदारी दी उस इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसने काफी तेजी से काम किया। चलो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ जी हाँ, आप देखिएगा एयर मार्क करनी थी लैंड तो वो, और दूसरा कह रहे हैं डीजी खान, उसके अंदर रोड्स बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा एक बोल रहे हैं डीजी खान के पास भी ये लोग बनाना चाह रहे हैं काफी अरसे से। डीजी खान जो है ना, उसमें काफी टाइम लगेगा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो रेडी है तकरीबन। देखें ये केपीके में रशाकई पे रेडी है। उसके बाद अगर कोई सेकंड बन सकता है बहुत जल्दी तेजी से, वो दाबेजी में बन सकता है। दाबेजी जो है कराची से बहुत करीब है, और कराची के लोग जो है वो उनकी ख्वाहिश होगी कि उधर जाके नई इंडस्ट्रीज लगाएं। उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उस बेनिफिट से जो हमारा बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है जरूर फायदा उठाएगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उसको तेजी से डेवलप करें। और मैं बताऊं काफी अरसे से इसके मुतालिक बात होती रही है। जाहिर वफाती इलाकों के अंदर देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डेवलप। इट्स आई वोंट से फेयर बिट ऑफ डिस्टेंस, बट इनफ डिस्टेंस आई थिंक टू डेवलप ए न्यू टाउन एंड अ सिटी। देखो उसके बारे में बहुत सारी एक्सप्लोर करनी चाहिए हमें चीजें, और आगे चल के भी मैं जुबैर तुफैल साहब को दोबारा से मदऊ करूंगा ताकि इस मौजू को मुकम्मल करें। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।